हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 6। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट का। आज के लेक्चर में हम लोग 7 से ऑनवर्ड शुरू करेंगे इलस्ट्रेशंस। और उससे पहले जो हमारी फ्रेंड्स कॉन्टिन्यूटी में थी, कितनी एडजस्टमेंट हो गई थी? 11। 11 एडजस्टमेंट्स का हम लोगों ने ट्रीटमेंट कर लिया था। आज के लेक्चर में आपको पहले ये जो सिंपल वाली नॉर्मल ये है सारी 12 से लेकर ये 16 तक, ये आपको एक बार बता देता हूं कि इन एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कैसे होगा। और उसके बाद जो है हम लोग 7 से स्टार्ट करेंगे। 7 से स्टार्ट होके जितनी भी आपकी हो सकी कर लेंगे, बाकी की हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो ये आपका चैप्टर है ना, एक तो ये लेंथी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था। और ये आपका एक चैप्टर बड़ा रहने वाला है, इसकी हो सकता है 15 से 20 तक वीडियो बन सके। ठीक है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं। जो बेसिक्स था जो वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया हुआ है। अपने 1 टू 11 तक की मोस्टली कवर्स क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद जो अब रह गए बस उसका ट्रीटमेंट देख लेंगे। तो वैसे तो जो एग्जाम में है ना आपके 1 टू 11 तक की आए हुए हैं। हाँ, कभी हो सकता है कि कोई एक आधी एडजस्टमेंट उसने बाद के इसमें भी डाल दी हो, वो फिर आपको दिक्कत करेगी। ठीक है, तो चलो फिर आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्या है, 12 नंबर से। तो 12 नंबर में क्या है फ्रेंड्स? यहां पर है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। पहले तो हमने प्रोविजन रखी थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड्स एंड डाउटफुल डेट्स। हम लोगों को था कि फ्यूचर में हमारे कुछ डेटर्स जो हैं बैड डेट्स हो सकते हैं, उसके लिए हमने प्रोविजन पहले से ही क्रिएट कर ली थी। अब अब ये प्रोविजन क्रिएट हो रही है कि हमें लगता है कि हमारे डेटर्स हमें पैसे पहले दे देंगे। कि सपोज कर लो मेरे से किसी बंदे ने, यानी कि आपकी फर्म है, आपसे किसी डेटर ने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। चलो ठीक है, उसने बीआर एक्सेप्ट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज आप लोगों ने चैप्टर किया हुआ है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। उसने बीआर एक्सेप्ट कर लिया। अब हुआ क्या, उसके पास पेमेंट पहले आ गई। वो कहता है कि मैं 2 महीने बाद ही आपको पेमेंट कर देता हूं। तो 1 मंथ का मेरे को क्या बेनिफिट होगा? तो आप क्या कहते हो कि भाई, अगर मैंने तेरे से 10,000 लेने थे, तू ऐसा कर, तू 100 रुपया कम दे दे। तो अकाउंट्स क्या कहता है कि हमें लगता है कि जो हमारे फ्यूचर्स के डेटर्स हैं, उनमें से कुछ डेटर्स हमें पेमेंट एडवांस में कर देंगे। उनको पेमेंट एडवांस में करने के लिए हमें कुछ डिस्काउंट भी देना पड़ेगा उनको। उस डिस्काउंट की वैल्यू को आज से ही हम थोड़ा थोड़ा करके अलग से एक प्रोविजन बना रहे हैं, ताकि मान लो अगर कल को इस डेटर को हमें डिस्काउंट देना पड़े तो हम इस पर्टिकुलर अकाउंट से उसको उसका खर्चा बुक कर सके। हम लोग थोड़ा थोड़ा जो है प्रोविजन हर साल के उसमें से बनाते जाएंगे, प्रोविजन क्रिएट करते जाएंगे। जिस साल भी हमें जरूरत पड़ेगी, हम लोग इस पर्टिकुलर अकाउंट से वो खर्चा क्या करेंगे, बुक कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर भी यही है सेम चीज। उसने क्या बोला है, इट इज ए नॉर्मल प्रैक्टिस इन दी बिजनेस टू फॉलो टू अलाउ कैश डिस्काउंट टू दोज डेटर्स फ्रॉम whom the payment is received promptly or within a fixed period. Discount does allowed will be an expense of the business. नेचुरली है, आप लोगों ने 10,000 लेना था, आप लोगों को 100 रुपया दे, 100 रुपया डिस्काउंट दे दिया और 9900 रुपया आपको मिले। तो 100 रुपया आपके लिए तो एक्सपेंस है ना, आपके बिजनेस के लिए। हाँ, उस पर्टिकुलर डेटर्स के लिए इनकम हो सकती है।
या फिर गेन लगा लो, पर हमारे बिजनेस के लिए तो ये एक्सपेंस है ना। एंड इज देयर फॉर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंस देयर विल बी ए सर्टन डेटर्स हु विल make early payment in the next accounting year and will be allowed such discount, a provision for such discount is created in the current year itself। हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स में सारा कुछ ही एडवांस लगा के चलते हैं। हम लोग प्रोविजन भी बनाते हैं, जैसे अभी डेट्स बैड डेट्स हुए नहीं, हम लोग पहले ही सोच के चलते हैं कि हो सकते हैं तो उसके लिए एक प्रोविजन आज से हमने क्रिएट कर ली। ये ना हो कल को अगर जब बैड डेट्स हो जाए तो हमारे पास उसको मीट आउट करने के लिए फंड्स ही ना हो। तो बेटर यही है, जो भी हमारे फ्यूचर के एंटिसिपेटेड लॉस हैं उनको हम आज के टाइम में लगा के चलें। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज द सेम एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जैसे हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की है, सेम आपकी ट्रीटमेंट होगी डिस्काउंट ऑन डेटर्स की। सेम, कोई भी इसमें फर्क नहीं है। इसकी एंट्री भी, इसको कहां पर बुक करेंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, जब इसकी प्रोविजन हम अकाउंट में से कोई वैल्यू बुक करेंगे। अब आ गई ट्रीटमेंट की बारी। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, सच प्रोविजन इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो होगा, दूसरी इज डिडक्टेड फ्रॉम द सन्ड्री डेटर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। दूसरा, आपके डेटर की वैल्यू में से ये रिड्यूस हो जाएगी प्रोविजन। जैसे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन को रिड्यूस करते हैं, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो है डिस्काउंट ऑन डेटर्स की भी माइनस कर देंगे। अब नोट्स में क्या दिया गया इसने, इट शुड बी नोटेड दैट डिस्काउंट विल बी अलाउड ओनली टू दोज डेटर्स हु विल मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट। जो हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट करेंगे सिर्फ और सिर्फ उनको ही डिस्काउंट देंगे। एज सच द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन गुड डेटर लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग फर्दर बैड डेट्स गिवन इन द एडजस्टमेंट। ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कर लो, नोट्स जहां पर भी बना रहे हो लिख लो कि जब भी आपने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाना है, निकालनी है प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर्स की, वो कहां पर, किस, कौन सी वैल्यू पे करनी है डेटर्स की। आपको डेटर्स दिए गए हैं, क्वेश्चन में आपको दिया बैड डेट्स। बैड डेट्स की प्रोविजन लेस करने के बाद, उसके बाद जो नेट अमाउंट बच गई उस पे प्रोविजन क्रिएट करो, यही इसने बोला है। एंड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिक्वायर्ड टू बी मेड एट द एंड ऑफ द ईयर। जो इसके अलावा भी, बैड डेट्स के अलावा भी हम लोग जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना रहे हैं उसको भी रिड्यूस करो। इन अदर वर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्दर बैड डेट्स गिवन इन द एडजस्टमेंट विल बी डिडक्टिंग फ्रॉम डेटर एंड देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बैलेंस ऑफ द डेटर। एंड लास्टली, जो हमारी डिस्काउंट की प्रोविजन है ना फ्रेंड्स, वो आपने लास्ट में करनी है। फॉर लास्टली प्रोविजन फॉर डिस्काउंट विल बी कैलकुलेटेड ऑन दी रिमेनिंग अमाउंट ऑफ डेटर्स। जैसे अगर हमने पिछले क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे, डेटर्स लेस फर्दर बैड डेट्स, ये लेस हो जाएगी वैल्यू, लेस न्यू प्रोविजन। अब डेटर में से ये दोनों चीजें माइनस करके हमारे पास गुड डेटर आएंगे ना, यही बोल रहा है इसमें कि हाँ, जो लगता है कि हमें पैसे जिनसे मिल जाएंगे, अब इन्हीं गुड्स डेटर पे तो हम डिस्काउंट देंगे। तो यही क्वेश्चन में बोल रहा है, जितनी वैल्यू यहां पर आ गई, अब हमने लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक चीज का आप लोग ध्यान रखना कि कौन सी वैल्यू पे हम लोग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रिएट करते हैं। चलो नेक्स्ट, ये 7 नंबर सोल्व हो जाएगा, कर लेंगे हम लोग आज। अभी आपको जीएसटी भी करवा देता हूं। जीएसटी जो भी स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से चैप्टर देख रहे हैं, ये हमारा कौन सा चैप्टर नंबर 10, जर्नल एंट्री के बाद का चैप्टर, जर्नल एंट्री वाला चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 9। और ये फ्रेंड्स एक आपका स्पेशल चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10, जिसमें हमने जीएसटी की एंट्रीज की थी। तो आज
थोड़ा सा यहां पर भी देख लेते हैं कि जीएसटी की एंट्री फाइनल अकाउंट्स में कैसे करेंगे। ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा हैव बीन मर्ज इनटू अ सिंगल टैक्स नोन एज जीएसटी। जीएसटी इज पेड एट अ टाइम ऑफ परचेज, बिल्कुल जब हम परचेज करते हैं गुड्स तभी पे करते हैं। एंड जीएसटी इज कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर एट द टाइम ऑफ सेल, जब हम कस्टमर को सेल करते हैं तब जीएसटी कलेक्ट करते हैं। जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ एसेट्स एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड। जीएसटी पेड ऑन परचेज विद इन द सेम स्टेट इज बाइफरकेटेड इनटू टू पार्ट्स, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। आपको पता है, डिटेल से चैप्टर किया हुआ है। जब भी हम लोग पे करके आएंगे, हम लोग मीन्स बिजनेस, जब भी कोई गुड्स हम परचेज करेंगे हम लोग पे करके आएंगे क्या, इनपुट सीजीएसटी या फिर इनपुट एसजीएसटी, सेंटर गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पर जब हम उसको कलेक्ट करेंगे सेल करके तब हम उसको क्या कहते हैं, आउटपुट सेंट्रल जीएसटी और आउटपुट स्टेट जीएसटी। अब इन दोनों को फ्रेंड्स हम लोग लास्ट में एडजस्ट करते, जब जब हम अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं ना जीएसटी की, तब हम देखते हैं कि हमारे पास हम पे कितना करके आए हैं इनपुट और हमने कलेक्ट कितना किया। जो हम पे करके आते हैं उनको हम आउटपुट से एडजस्ट कर लेते हैं। अगर बिजनेस की लाइबिलिटी कोई एक्सेस में बनती है फिर हम वो गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। जीएसटी पेड इज एडजस्टेड अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड एंड अ बैलेंस इज शोन इन दी बैलेंस शीट एज फॉलो। अब बैलेंस शीट में क्या शो करना है, अगर तो बिजनेस की लाइबिलिटी बनती है तो वो फिर लाइबिलिटी साइड आएगी, अगर तो बिजनेस के ऑलरेडी एक्सेस पे किया हुआ तो वो कहां पर शो होगा, वो हमारा एसेट साइड शो होगा। इतना समझ आ गया आपको। दोबारा से, इफ इनपुट इज ग्रेटर देन आउटपुट, हमने पे तो ज्यादा किया है पर कलेक्ट कम हुआ है, हमने क्या एडवांस में पे कर दिया, तो ये हमारा क्या है, एसेट से। इसके ऑपोजिट, इनपुट इज लेस देन आउटपुट, हमने पे तो कम किया पर कलेक्ट ज्यादा कर लिया, तो बाकी का डिफरेंस हमने पे करना है, तो ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। यही इसने आगे यहां पर बोल दिया, इफ इनपुट सीजीएसटी इज मोर देन आउटपुट सीजीएसटी, ये वाला केस, द बैलेंस इज शोन ऑन द एसेट साइड जस्ट लाइक प्री पेमेंट, हमने एडवांस में पे कर दिया हमारा एसेट से। ऑन दी अदर हैंड, इफ आउटपुट सीजीएसटी, ये वाला, इज मोर देन, द बैलेंस इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड बीइंग द अमाउंट पेएबल टू द गवर्नमेंट, ये डिफरेंस हमने गवर्नमेंट को पे करना है, ये हमने एक्सेस में पे किया हुआ है, हमारे लिए क्या है, एडवांस है, प्रीपेड है, जो मर्जी आप बोल दो इसको। सिमिलरली इनपुट सीजीएसटी इज एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी, वो तो ठीक है कि इनपुट सीजीएसटी किसके अगेंस्ट होगा, इनपुट सीजीएसटी के, आउटपुट सीजीएसटी के, और इनपुट एसजीएसटी किसके अगेंस्ट एडजस्ट होगा, आउटपुट एसजीएसटी के। और अगर मान लो इंटीग्रेटेड आईजीएसटी है तो इनपुट आईजीएसटी है, तो ये भी किसके अगेंस्ट एडजस्ट होगा, आउटपुट आईजीएसटी के। डिटेल से अगर आप लोगों ने चैप्टर करना है तो चैप्टर नंबर 10 दोबारा से देख लो, हमारी प्ले लिस्ट में है। चलो अब आगे आपके फ्रेंड्स, इसमें पर्टिकुलर केस, आपके केसेस क्या क्या हो सकते हैं। पहला केस, आपका इनपुट सीजीएसटी है 40,000, इनपुट एसजीएसटी है 40,000, आप लोग ये किया हुआ पे आप लोगों ने गवर्नमेंट को, जब एट द टाइम ऑफ परचेज, ये ट्रायल बैलेंस क्या है फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान देना। जो आप लोगों ने कलेक्ट किया, ये लो आउटपुट, वो किया 30,000 और 30,000, आप लोग गवर्नमेंट को तो पे ज्यादा कराए, पर
आप लोगों का उस पर्टिकुलर ईयर में कलेक्ट कम हुआ, यानी कि जितना आपने कलेक्ट किया उतना ही पे करना था ना, पर आप लोगों ने पे ज्यादा कर दिया। पे ज्यादा कर दिया तो रिमेनिंग क्या है फिर आपका? एसेट्स। और वो क्या है? यहां पर नीचे उसने शो कर दिया। इनपुट सीजीएसटी 40,000 लेस आउटपुट सीजीएसटी 30,000, रिमेनिंग 10,000 एसेट्स। इधर 10,000 एसेट्स। दूसरा दूसरा केस, आपने पे तो 60,000 किया, कलेक्ट किया आपने 75,000, तो बाकी 15,000 फिर गवर्नमेंट को पे करना है ना अभी आपने, क्योंकि गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कितनी बनती थी पे करने की? 75,000, पर आप लोगों ने कितना पे किया हुआ है? 60,000। तो रिमेनिंग फिर पे करना है आपने। जब आप पे करोगे तब यहाँ लाइबिलिटी साइड से हट जाएगी ये अमाउंट। ठीक है, चलो ये दूसरा केस हो सकता है। अब आ गई फ्रेंड्स इसकी एंट्रीज, इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले ये फ्रेंड्स आप लोग जहां पर नोट्स बना रहे हो ना, वहां पर राइट डाउन कर लो। जीएसटी इज ऑल्सो लेविड ऑन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कोई भी आप लोगों का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है उस पर आप जीएसटी लेवी करोगे। जैसे रेंट अमाउंटिंग टू ₹10,000 इज आउटस्टैंडिंग एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच आर लेविड। द एडजस्टमेंट एंट्रीज विल बी, रेंट हमारा क्या है? एक्सपेंस है। अभी ये हमने पे नहीं किया, पे नहीं किया तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। रेंट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल डेबिट ऑल द एक्सपेंस। ये लो, तो रेंट को हम यहां पर क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं, रेंट अकाउंट डेबिट। दूसरी तरफ अब उस रेंट पे हम लोग इनपुट सीजीएसटी भी पे करेंगे, इनपुट एसजीएसटी भी पे करेंगे। 10,000 का 6%, 600, फिर से 600। हमारी टोटल लाइबिलिटी कितनी होगी? 1100, 200। ये हमने अभी पे नहीं की, तो ये सारी की सारी कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? आउटपुट आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट में। अगर हमने पे कर दी होती तो कहां पर शो करते? टू बैंक अकाउंट। अब आ गई इसकी ट्रीटमेंट। इफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर शोन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, अगर तो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर है, उसका मतलब क्या है? देन जीएसटी विल नॉट बी levied on such outstanding expense because it means that adjustment entry has already been passed and GST is already including in the outstanding expense shown inside the trial balance। अगर तो ट्रायल बैलेंस में है तो इसका मतलब है आप लोगों की ऑलरेडी जीएसटी की एंट्री हुई है। अगर ट्रायल बैलेंस के बाद हमें एडजस्टमेंट एंट्री दी हुई है, फिर हमने प्रॉपर पूरी तरह एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, उसमें जीएसटी की एडजस्टमेंट नहीं हुई। वेजेस एंड सैलरी आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। ये भी आप पॉइंट राइट डाउन कर लो कि कहीं आप वेजेस और सैलरी पे ना जीएसटी लगाने लग जाना। ये तो हो गया केस हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। अब आ गया फ्रेंड्स हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। कुछ एक्सपेंस हम एडवांस में पे कर देते हैं, उस वाले केस में क्या होगा? जीएसटी इज नॉट टू बी कलेक्टेड ऑन प्रीपेड एक्सपेंस। कभी भी हमने प्रीपेड एक्सपेंस पे जीएसटी कलेक्ट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड 8,000 है, उसके बीच में 3,000 जो रेंट है नेक्स्ट ईयर का है। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी आपका 6% ईच है और जनरल एंट्री होगी आपकी ये। आप लोगों ने बैंक में से रेंट पे कर दिया, चलो भाई कितना? 8,000। उस पर जो भी आपका टैक्स बनता था 480, इनपुट 480 आपने सीजीएसटी, 480 आपने एसजीएसटी पे कर दिया। टोटल आपकी बैंक में से चलेगी 8,960 रुपीज। अगर फ्रेंड्स यहीं पर ही आपका 5,000 होता तो आप कितना टैक्स पे करते? आप करते इंटू 6%, 3,300, यानी कि आपकी बैंक से पेमेंट जाती 5,600। अगर आप ये प्रीपेड वाला हटा दो, पर क्योंकि आप लोगों ने प्रीपेड भी एडवांस में टैक्स पे कर दिया, अब फिर प्रीपेड की वक्री थोड़ी ना कोई एंट्री करोगे। आप लोगों ने प्रीपेड का रेंट पहले ही पे कर दिया नॉर्मल टैक्स के साथ। दोबारा से 2 मिनट फ्रेंड्स, यहां पर दोबारा से आप लोगों ने 5,000 पे रेंट पे करना था, पर आप लोगों ने क्या किया? 8,000 पे
सॉरी 5,000 पे आप लोगों ने टैक्स पे करना था। आप लोगों ने क्या किया, 8,000 पे पहले ही गवर्नमेंट को पे कराए, ऑलरेडी आप लोग पे कराए। अब जब आप लोगों को एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो सिंपल क्या करो, उस अमाउंट की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, ना कि टैक्स की एडजस्टमेंट करनी है। क्योंकि अब आप ये थोड़ी ना गवर्नमेंट को कहोगे कि मेरे को ये टैक्स वापस करो, मैंने प्रीपेड दे दिया। कल को आपका ये भी तो ड्यू होना ही है ना। तो आप सिर्फ और सिर्फ कितना एसेट्स करोगे, 3,000 का। Thus, while preparing final account, there is no need to calculate GST on prepaid expense. Prepaid expense पे GST की नहीं नीड कैलकुलेट करने की। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पहले ही जब नॉर्मल रेंट पे किया था उस पे ही ऑलरेडी एडवांस टैक्स पे कर दिया आप लोगों ने। चलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की भी कर ली हमने, प्रीपेड एक्सपेंस की भी कर ली। अब आ गई बारी हमारी जीएसटी लेविड ऑन इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। कुछ इनकम हमारी अर्नड है बट अभी हमें मिली नहीं, उस पे हम ऑलरेडी पहले ही उस पे जीएसटी कलेक्ट हो गया हमें। जैसे जीएसटी इज ऑल्सो लेविड ऑन इनकम अर्न बट नॉट रिसीव एज एक्रूअल इनकम। फॉर एग्जाम्पल, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव अमाउंटिंग ₹20,000 इज गिवन इन दी एडजस्टमेंट एंड जीएसटी आपका है 9% ईच आर चार्जेबल, देन एडजस्टमेंट एंट्री विल बी। अब आपकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट। ये क्यों, ये हमारा कौन सा अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसमें कौन से अकाउंट में पैसे आने हैं, अक्रूड इंटरेस्ट। कमीशन रिसीव क्या है, इनकम है, इनकम है तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। दूसरी तरफ आउटपुट जो हमने कलेक्ट कर ली है, कलेक्ट एक तरफ से कैश तो नहीं हुआ पर इसमें से अल्टीमेटली कलेक्ट होगा हमें 18,800। तो अक्रूड कमीशन में कितना ट्रांसफर किया, 23,600। तो ये हमारी होगी एंट्री कहां पे, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव के टाइम में। अब आगे इनकम रिसीव इन एडवांस, हो सकता है कि हमें इनकम एडवांस में भी रिसीव मिल गई हो, तो उस वाले केस में भी आप लोगों ने जीएसटी इज नॉट टू बी कैलकुलेटेड ऑन सच इनकम बिकॉज जीएसटी हैज ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ इनकम। जब आपको इनकम मिल रही होगी आप लोगों ने तब जीएसटी की एंट्री कर दी होगी, जैसे इस वाले केस में आप लोगों ने किया था। जब आप लोगों ने एडवांस एक्सपेंस पे किए तभी आप लोगों ने टैक्स भी पे कर दिया एडवांस वाला। अब जब आप प्रीपेड की एंट्री करोगे तो उसमें जीएसटी की अलग से एंट्री नहीं करोगे, सेम इनकम रिसीव इन एडवांस के टाइम में। अब ये भी आपकी इलस्ट्रेशन हो जाएगी, देखते हैं बाद में। नेक्स्ट आ गया जीएसटी ऑन डीलिंग आउटसाइड द स्टेट। जब हम किसी अदर स्टेट में जीएसटी की डीलिंग करते हैं तो उसमें आपको पता है इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। बाकी ट्रीटमेंट सेम जैसे हमने सीजीएसटी का किया था और एसजीएसटी का किया था, बस आप जो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इन दो चीजों का ध्यान रखो। आउटस्टैंडिंग में तो हम लोग एंट्री करते हैं जबकि प्रीपेड में कोई भी एंट्री नहीं होती। वो क्यों नहीं होती वो आपको मैंने ऊपर डिटेल से बता दिया। अब आ गई आपकी 13 नंबर एडजस्टमेंट, एबनॉर्मल लॉस। हो सकता है कि फ्रेंड्स आपको बिजनेस में एबनॉर्मल लॉस भी हो, उस पर्टिकुलर में हम केस में हम कैसे एंट्री करते हैं। आपका लॉस कैसे हो सकता है, जैसे मान लो आपका सच एज कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई आपकी शॉप में आग लग गई, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, उसकी वजह से आपका लॉस हुआ। वो सारा का सारा लॉस आपका क्या होगा, एबनॉर्मल लॉसेस। दीज में बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। कौन कौन सी, एक है लॉस ऑफ गुड्स। अगर तो मान लो हमारी गुड्स का लॉस हो गया, तो गुड्स का लॉस हो गया अल्टीमेटली हम लोग कहां से एंट्री करेंगे, अपने परचेज अकाउंट से। क्यों, क्योंकि तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपना। कहां पर थे हम, लॉस ऑफ गुड्स। तो हमारे पास से क्या होगी, गुड्स कम होगी। गुड्स कम होगी तो कहां पर एंट्री करेंगे, अपनी परचेज के टाइम, परचेज में एंट्री करेंगे। अब जो हमारी गुड्स लॉस हुई उसमें परचेज की वैल्यू भी होगी। अब उस पर हमने टैक्स भी तो पे किया होगा ना, तो उसकी सारी की सारी रिवर्स एंट्री करेंगे। क्योंकि जब हम गुड्स परचेज करते हैं हम लोग एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, इस पे टैक्स भी पे किया होगा। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट
SGST अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या फिर किसी पर्सनल अकाउंट पे। उधार भी तो ले सकते हैं ना। तो अल्टीमेटली ये लॉस हम कहां पर बुक करेंगे? अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करके। क्यों? क्योंकि आपका जो भी नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंस होते हैं वो लास्ट में आपके कहां पर ट्रांसफर होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। चलो इसका अब आपको इफेक्ट भी करवा देता हूं। Combined effect of the two entries mentioned above will be that on the one hand the loss of goods will be deducted from the purchase। बिल्कुल, अगर हमारी गुड्स लॉस हुई तो परचेज में से लेस करेंगे एक ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरी तरफ बिकॉज इट रिड्यूस द गुड्स परचेज फॉर रीसेल एंड ऑन द अदर हैंड इट विल आल्सो बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंस इट इज ए लॉस टू द बिजनेस। क्योंकि हमारा लॉस हुआ है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे बुक करेंगे। अगर कुछ लॉस हमारा इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया हमें, उस वाले केस में क्या करेंगे? सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ट्रांसफर करेंगे। उस वाले केस में हम लोग ये एंट्री करेंगे, ये लो, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। अगर तो सारा का सारा हमें इंश्योरेंस क्लेम से कंपनी से मिल गया, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट। जहां पर 70,000 है यहां पर 1,12,000 कर दो, ये तो एंट्री ऊपर हमारी होगी। अगर तो पार्ट पेमेंट है तो ये एंट्री आपकी है 70,000, 42,000 और 1,12,000। इस वाले केस में क्या करना है फ्रेंड्स? ये परचेज तो हमने, जो ये परचेज है ये तो लेस करेंगे करेंगे परचेज से अपनी, और जो ये प्रॉफिट एंड लॉस में बुक किया है ये डेबिट साइड में शो कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। जो इंश्योरेंस कंपनी है ये हमारा क्या हो जाएगा? एसेट्स हो जाएगा, ये हम एसेट साइड शो कर देंगे। यही इसने नीचे बोला होगा, 1 लाख विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेज ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, 42,000 विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 70,000 विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इनपुट CGST एंड इनपुट SGST विल बी रिड्यूस बाय 6,000 ईच। वो उन एसेट से, उन पर्टिकुलर इनपुट अकाउंट से बुक होगा। As such, the full amount of loss of goods is deducted from purchase. Amount of claim admitted by the insurance company is shown on the asset side and the balance will be shown on the debit side of the profit and loss account. Next, अब कई बार हो सकता है कि आपके फिक्स एसेट लॉस हो जाए। अगर तो फिक्स एसेट लॉस हो जाए एंट्री सेम है, बट करनी क्या है? यहां पर तो हमने परचेज से रिड्यूस किया था, अब क्या करेंगे? अब इस पर्टिकुलर एसेट्स में से रिड्यूस कर देंगे। If some fixed asset of the firm is destroyed by some accident such as fire insurance etc., the loss will be shown on the debit side of the profit and loss account and also deducted from the value of the assets on the asset side of the balance sheet. Same treatment, बस आपकी जो रिडक्शन होनी है, डिडक्शन होनी है, कहां में से होनी है? कहां में से? एसेट्स में से। तो ये हमारा 9 नंबर भी हो जाएगा। तो चलो फिर यहां तक कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारी आ गई चैरिटी। चैरिटी वाला बाद में देख लेते हैं, पहले हम जितने भी इतना कर लिए 7, 8, 9, पहले तो ये करें ना। तो यहां पर क्या है? जो हमें ट्रायल बैलेंस दिया गया है, ट्रायल बैलेंस में क्या है आपके पास? पहले तो आपके पास ये बैड डेट से, उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट से, उसके बाद सन्ड्री डेटर से 2 लाख के। तो बैड डेट्स ये लो, 2 बैड डेट्स कितने? 3600 लेस ओल्ड प्रोविजन कितनी आपकी? 7500। हो सकता है फ्रेंड्स ये आपकी दूसरी साइड भी हो एंट्री, ये कोई नहीं पता अभी। सन्ड्री डेटर्स कितने? 2 लाख के। ये लो डेटर्स आपके 2 लाख के। चलो यहां तक हो गया। अब आगे क्या उसने बोला है? आगे क्वेश्चन में बोला फर्दर बैड डेट से हमारे 2,000 के। एड
ये आप लोगों ने पूरा लिखना है, एड फर्दर बैड डेट्स 2000, ये लो, इसमें से लेस कर देंगे, लेस फर्दर 2000। आगे, आगे उसने बोला है प्रोविजन आप लोगों ने क्रिएट करनी है कितनी। ये तो फ्रेंड्स मैं ट्रेडिंग अकाउंट में करी जा रहा हूं, यहां पे कर लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं होगी, ऊपर देखा नहीं मैंने। प्रोविजन आप लोगों ने करनी है 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। अब आपके पास डेटर्स कितने बच के, 2 लाख माइनस 2000, 1,98,000, 1,98,000 का 5%, ये आपके पास हुआ 9900 लेस न्यू प्रोविजन 9900 की। अब ऊपर भी यहां पर एड न्यू प्रोविजन 9900, ठीक है, यहां तक होगी। अब हमारी जो अल्टीमेटली लास्ट जो एडजस्टमेंट है वो क्या है, वो कह रहा है क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन सन्ड्री डेटर्स एट द रेट ऑफ 3%। 3% हमने डिस्काउंट की प्रोविजन भी क्रिएट करनी है, तो 3% डिस्काउंट की प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। अब हमारे पास अल्टीमेटली डेटर्स कितने रह गए फ्रेंड्स, 1,98,000 में से 9900 ये भी लेस कर दो, ये हमारे पास बचा 1,88,100। अब इसमें से लेस प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट कितनी, 3%। 1,88,100 का 3% कितना बना हमारे पास, 5643 रुपीज। तो अल्टीमेटली हमारे डेटर्स कितने, 1,88,100 माइनस 5643, हमारे डेटर्स की वैल्यू है 1,82,457, जो हम बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेंगे आउटर कॉलम में, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या शो करेंगे, सबसे पहले तो ये कितनी बनी आपके पास, 3600, 2000, 9900, 15,500 माइनस 7500, 8,000 के आपके ये वाले खर्चा बुक करोगे प्रॉफिट एंड लॉस को। दूसरा, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन सन्ड्री डेटर्स, कितनी बनी थी अभी आपने प्रोविजन कितनी बनाई थी, 5643। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्रीज होगी और नीचे आपकी बैलेंस शीट की होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी फुल फ्लेज क्वेश्चन है आपका, करते हैं। तो वो जीएसटी वाला क्वेश्चन है, देखते हैं इसको भी। जीएसटी की आपको एंट्रीज भी करवा दी अब तो मैंने। तो सबसे पहले तो एडजस्टमेंट देख लेते हैं, बैड डेट्स की है, डेटर्स की है, ये लो स्टार मार्क करते हैं क्योंकि फिर हम कंफ्यूज हो गए। डेटर्स और बैड डेट्स इसमें है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, अगर फिर भी हुआ तो देख लेंगे। नेक्स्ट और एडजस्टमेंट क्या है, डेटर्स की है, बिल्डिंग मशीनरी पे, ये लो बिल्डिंग और मशीनरी। आगे, आगे उसने बोला रेंट पे और कमीशन पे, रेंट कमीशन और ड्राइंग्स पे, ये लो ड्राइंग्स, रेंट और कमीशन। आगे, बस आगे क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है। तो ये हमने स्टार मार्क कर ली, जिसकी क्या है अल्टीमेटली फ्रेंड्स हमारी एडजस्टमेंट्स एंट्री भी है। तो ये जहां जब हम यहां पर पहुंचेंगे ना, हमें पता चल जाएगा कि इसकी एडजस्टमेंट भी करनी है आप लोगों ने। तो सबसे पहले एंट्री क्या है, परचेज की। परचेज हमारे पास कितनी है, 1,80,000। तो ये लो टू परचेजेस 1,80,000।
रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न हमारे पास आई, हमारे पास कब आएगी? जब हम उसको सेल करेंगे। लेस रिटर्न 4500, ऊपर सेल की वैल्यू होगी, देख लेते हैं बाद में क्या होगी। कैरेज ऑन परचेज टू, ये क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम आपकी, कितनी? 2600। कैरेज ऑन सेल 1500, ये लो प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम, 1500। आगे नेक्स्ट हमारे पास दी गई आइटम जो है ओपनिंग स्टॉक, कितना? ये आपके पास 3200। आगे कैश 3000, बिल्डिंग 1.5 लाख, कैश 3000, बिल्डिंग कितने की है? 1.5 लाख की, पर बिल्डिंग की एडजस्टमेंट भी है। बिल्डिंग 1.5 लाख, एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है। एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग 5%, मशीनरी पे 10%, तो 1.5 लाख का 5% कितना हुआ? ये हुआ 7500, लेस डेप्रिसिएशन 7500। तो ये डेप्रिसिएशन दूसरी साइड कहां पर डाल देंगे? इधर प्रॉफिट एंड लॉस में। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ओ सॉरी बिल्डिंग 7500। आगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी भी लिख लो, वो भी हम साथ की साथ ही कर लेते हैं। मशीनरी कितने की है आपकी? अगली आइटम ही आपकी 7200 की, 72,000 की। इस पे कितनी डेप्रिसिएशन है? 10%। ये कितनी होगी? 7200। एक जगह यहां पर आ गई, एक जगह यहां पर। चलो, ये हमारी जो एडजस्टमेंट थी डेप्रिसिएशन की कंप्लीट होगी। आगे आगे फ्यूल एंड पावर कितना? 8500। नेक्स्ट डेटर 81,500, डेटर्स की एडजस्टमेंट भी है। डेटर्स 81,500। अब डेटर की एडजस्टमेंट भी करते हैं। डेटर क्या? राइट ऑफ 1500 एज बैड डेट्स और क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, और आगे डिस्काउंट ऑन फर्दर 2%। तो 1500 एक लेस करते हैं, उसके बाद 5% की प्रोविजन बनाते हैं। 1500 लेस फर्दर 1500 लेस न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन कितनी कितने की होगी? 81,500 माइनस 1500, 80,000 इंटू 5%, ये हो गया 4,000। और इसके बाद हमने जो बनानी है डिस्काउंट की प्रोविजन, कितनी? 2%, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, 80,000 माइनस 4,000 इन 76,000 इंटू 2%, ये हमारे पास बनी 1520। अब इन तीनों की एंट्री हम लोग करेंगे, ये होगी आपकी 1500, 4,000, 1520। चलो अब इन तीनों की एंट्री करते हैं, ये भी होगी, ये भी होगी। यहां पर बैड डेट्स है क्या? नहीं, क्वेश्चन में बैड डेट्स नहीं है। हाँ, पुरानी प्रोविजन है, ये लो। टू बैड डेट्स 1500, एड न्यू 4,000, लेस ओल्ड, देख लेते हैं, चलो बाद में देखते हैं कितनी है। और दूसरी तरफ टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितनी? 1520, ये लो। दोनों साइड से एंट्री कर दी।
एसेट साइड भी एंट्री कर दी और तीनों आइटम की हमने डेबिट साइड भी एंट्री कर दी प्रॉफिट एंड लॉस के। चलो ये भी हो गया। आगे आगे इन्वेस्टमेंट 16,000 की। इन्वेस्टमेंट 16,000। नेक्स्ट आइटम हमारी, नेक्स्ट आइटम आपकी है फ्रेंड्स रेंट। रेंट कितना है? 40,000। पर इसकी एक एडजस्टमेंट है, क्या है? 4 नंबर एडजस्टमेंट। रेंट इज पेएबल एट ए रेट ऑफ 4,000 पर मंथ। ओके, रेंट हमने 4,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का कितना होगा? 48,000। आउटस्टैंडिंग रेंट इज सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ CGST एंड SGST 9% ईच। जो हमारा फ्रेंड्स आउटपुट होगा रेंट का, आउटस्टैंडिंग रेंट होगा, उस पे हमने CGST और SGST भी लगाना है। अभी हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया था, रेंट की एंट्री की थी, तो हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग कितना रह गया? 8,000। तो सबसे पहले तो आपको 8,000 की एंट्री करवा देता हूं। रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट जो हम पे करेंगे, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ये कितना आपका? 8,000। 8,000 का 9%, ये हुआ 720। ये भी 720। टोटल हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आउटस्टैंडिंग है? 9440। ठीक है। अब आगे बारी आपकी रेंट अकाउंट में। रेंट हमारा क्वेश्चन में कितना है? 40,000। एड आउटस्टैंडिंग करेंगे 8,000। रेंट 40,000, एड आउटस्टैंडिंग 8,000 और इधर आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 8,000। इधर तो वैसे फ्रेंड्स हमारा अल्टीमेटली ना रेंट में वो भी इंक्लूड है, CGST और SGST भी। तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी तो हमारी फ्रेंड्स पता क्या है कितनी है? जो हमने पे करनी है वो 8,000 नहीं करनी, वो हमने करनी है 9440 रुपए पे करने हैं हमने, ना कि 8,000 करने हैं। चलो नेक्स्ट इसकी अभी एक और एंट्री होगी, जो इसकी ये टैक्स की एंट्री है, ये अभी पेंडिंग है। नेक्स्ट जर्नल एक्सपेंस कितने आपके? 15,000 के। पर इसमें नीचे भी कुछ दिया गया है, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2,000 पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2018। जर्नल एक्सपेंस में आपका एक इंश्योरेंस भी था जो 2,000 था, 1 साल तक का। और कब तक का था आपका? 30 सितंबर तक का। तो हम अकाउंट्स बना रहे हैं 31 मार्च तक के, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 अप्रैल से लेके 30/9 तक ये हमारा प्रीपेड हो गया, एडवांस हो गया। तो कितने मंथ हो गए आपके? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपके 6 मंथ का एडवांस चला गया। तो एक पूरे साल का कितना? 2,000। 6 मंथ का कितना हो गया? 1,000। तो जर्नल एक्सपेंस 15,000 लेस प्रीपेड टू जर्नल एक्सपेंस 15,000 लेस प्रीपेड कितना? 1,000। तो इधर हम क्या करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1,000। ठीक है। चलो ये भी होगी हमारी। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गई ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितनी? 22,000 की। पर नीचे मेरे को लगता है और भी ड्रॉइंग्स होंगी। क्या है? प्रोवाइड 1,100 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये लो, कैपिटल तो है ही नहीं। चलो यहां पर पहले लिखते हैं कैपिटल लेस ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितनी थी? 22,000 की। पर 22,000 के अलावा भी नीचे कितना दिया गया था? 1,100 इंटरेस्ट। तो 22,000 प्लस 1,100, हमारी अल्टीमेटली ड्रॉइंग्स कितनी है? 23,100 की। तो जो हमारा ये इंटरेस्ट है ना फ्रेंड्स, ये बिजनेस के लिए क्या होगा? इनकम होगी।
बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितनी 1100। आगे आगे आ गया आपका इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, ये हम लास्ट में करेंगे बिल्कुल, ये आप अभी यहां पर पेंडिंग रख लो, क्योंकि इसके बीच में अभी ये वाली एंट्री भी ऐड होगी, ये वाली भी होगी हमारी। अब आपकी रहेगी दो एडजस्टमेंट्स, ये वाली भी होगी। अब आगे दूसरी साइड पे सेल्स कितनी आपकी 3,55,600, रिटर्न आउटवर्ड कितनी है 6,200, क्रेडिटर्स कितने हैं 28,000 के, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी 3,600, उसके बाद ओल्ड प्रोविजन आपकी कितनी है, ये है 2,900, ये लो। उसके बाद नेक्स्ट आपकी आइटम है कमीशन रिसीव 7500, 7500 में नीचे एडजस्टमेंट भी है क्या, 1/3 ऑफ द कमीशन रिसीव इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क टू बी डन नेक्स्ट ईयर। 7500 में जो 1/3 हिस्सा है वो आपकी एडवांस है, कमीशन रिसीव कितनी है 7500, ये लो। लेस एडवांस कितना 1/3, 1/3 कितना हुआ 7500, ये आपके लिए क्या है लाइबिलिटी है, एडवांस कमीशन 2500। आगे ये भी होगी है हमारी सारी ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज होगी। हमारी नेक्स्ट है कैपिटल 2,26,000, क्लोजिंग स्टॉक है आपका फ्रेंड्स लास्ट आइटम जो आपकी है 56,700, ऊपर भी लिख लो 56,700। अब आ गई बारी आपकी टैक्स की, आप लोगों ने टैक्स कितना पे करना है, आप लोग टैक्स पे करके जो आए हो वो आए हो 15,001 टैक्स पे किया आप लोगों ने, जबकि आप लोगों ने कलेक्ट कितना किया है, कलेक्ट आप लोगों ने किया है 25,000, ये लो। तो आपकी लाइबिलिटी कितनी बनती है 10,000, पर यहां पर हमने ये भी तो पे किया है ना 720 का, अभी हमारा चाहे आउटस्टैंडिंग है पर एडजस्टमेंट तो हमने करनी है ना इसकी भी, तो जो हमारा टैक्स होगा ना फ्रेंड्स, ये क्या है हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि हमारा कलेक्शन ज्यादा है। आउटपुट सीजीएसटी कितना आपका 25,000, लेस इनपुट सीजीएसटी कितना 15,001 आप लोगों ने पे किया, 720 एक पे किया है। किया मैं क्यों कह रहा हूं यहां पर, क्योंकि ये फ्रेंड्स जो हमने 720 दो बार है ना, वो यहां पर इंक्लूड कर लिया। अल्टीमेटली जब आप कल को रेंट पे करोगे इतना पे करोगे अलग से, इसमें थोड़ी ना रेंट आप इस पे थोड़ी ना आप टैक्स पे करोगे अलग से, तो आपका इसमें टैक्स इंक्लूड हो गया। अब आपकी बिजनेस की ये लाइबिलिटी है तो करके आप इसको कंसीडर कर रहे हो नीचे। तो 15,000 प्लस 720 ये हो गया आपके पास 15,720। ऐसे ही सेम आउटपुट एसजीएसटी 25,000 लेस इनपुट 15,720। चलो अब हम लोग इसके बैलेंसेस कर लेते हैं सारे अकाउंट्स के। तो 3,55,600 माइनस 4500, ये हमारे पास हुआ 3,51,100 प्लस 56,700। क्रेडिट साइड का टोटल आया हमारे पास 4,07,800। अब कर लेते हैं डेबिट साइड का टोटल 1,80,000 माइनस 6200,
ये हमारे पास जो परचेज का आया टोटल 1,73,800, तो 32,200 प्लस 1,73,800 प्लस 2,600 प्लस 8500, डेबिट साइड का आपका टोटल आया 2,17,100। तो 4,07,800 में से 2,17,100 जब लेस करोगे, आपके पास ग्रोस प्रॉफिट निकल के आएगा 1,90,700। यहां पर फ्रेंड्स हमारी एक एंट्री रहेगी वेजिस की, कितनी? 21,000। तो 1,90,700 में से 21,000 और लेस कर दो, 1,69,000। ये लो, ये आप लोगों का आ गया ग्रोस प्रॉफिट 1,69,700। इसको अब आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, 1,69,700 बाय ग्रोस प्रॉफिट, ये आ गया आपके पास 5,000। अब क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं, 1,69,700 प्लस 1,100 प्लस 3,600 प्लस 5,000, ये हुआ आपके पास 1,79,400। इधर भी इतना। अब करते हैं डेबिट साइड टोटल, तो 1,500 प्लस 4,000 माइनस 2,900, ये आपके पास हुआ 2,600। रेंट आपका कितना हुआ? रेंट आपका हुआ 48,000। 15,000 में से ये हुआ 14,000। अब करते हैं डेबिट आइटमों का टोटल, डेबिट साइड के आइटमों का, 1,500, 7,500, 7,200, 2,600, 1,520, 48,000 और लास्ट आइटम हमारी 14,000। ये टोटल आया हमारे पास 82,320। 1,79,400 में से 82,330 जब लेस करोगे, आपके पास नेट प्रॉफिट कितना निकल के आएगा? वो आया आपके पास 97,080 रुपये। ये नेट प्रॉफिट को आप करोगे अपनी कैपिटल में से ऐड, 97,080। ये ड्रॉइंग्स को आप लेस करोगे, 2,26,000 माइनस 23,100 प्लस 97,080, आपकी जो कैपिटल निकल के आई वो आई 2,99,980। और जो आपका टैक्स का निकल गया है 25,000 माइनस 15,720, टैक्स की लाइबिलिटी आई आपके ने जो गवर्नमेंट को पे करनी है 92,180, 92,180। अब सारी आइटम्स का टोटल कर लेते हैं, 94,140, 28,000, 2,500, 2,99,980, 92,180 और 92,180। जो आपकी क्रेडिट साइड का टोटल आया फ्रेंड्स, वो आया 3,58,480। इतना ही आपका डेबिट साइड का होगा, ओ वो सॉरी एसेट साइड का होगा। सबसे पहले तो बिल्डिंग का टोटल देख लेते हैं, 1,50,000 माइनस 7,500, ये आपका हुआ 1,42,500। 72,000 माइनस 7,200, ये आपका हुआ 64,800। अब डेटर्स का भी करते हैं, 81,500 माइनस 1,500 माइनस 4,000 माइनस 1,520, ये आपका आया 74,480। तो 3,000 प्लस 74,480 प्लस 16,000 प्लस 1,42,500 प्लस 64,800 प्लस 1,000 प्लस 56,700, आपकी जो एसेट साइड का भी टोटल कितना हुआ? 3,58,480 रुपये। दोनों साइड्स आपकी जो है मैच कर गई। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, करेक्ट है। फ्रेंड्स एक चीज और, मान लो आपसे कोई आइटम रह गई, जैसे मेरे से ये वेजेस एंड सैलरी की आइटम स्किप हो गई, तो आप लोगों ने एग्जाम में क्या करना है, आप लोगों ने जब सारी एंट्री पोस्ट कर दी, तो आप लोग क्या करना, एक रफली, जो मैंने खुद टेक्निक बनाई थी, मैंने क्या किया था फ्रेंड्स, पहले तो
टोटल बिल्कुल भी ना करना, एक बार आप सारी की सारी पोस्टिंग कर लेना। आप लोगों ने पोस्टिंग कर ली, रफली आपके पास पेज होगा, आपको पता चल गया कि आपकी क्रेडिट साइड का टोटल इतना है, डेबिट साइड खर्चे इतने हैं, इसमें से ग्रोस प्रॉफिट इतना आ गया। चलो आप लोगों ने ग्रोस प्रॉफिट निकाल लिया। अभी आप रफ 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 वर्क पे लिख रहे हो, ये ग्रोस प्रॉफिट आपने आगे ऐड कर दिया, इसका टोटल कर लिया, नेट प्रॉफिट निकाल लिया। अभी यहां पर ना लिखना नेट प्रॉफिट, क्योंकि वो तो फिर कटिंग करनी पड़ेगी अगर कोई आइटम रहेगी। इधर से आपने नेट प्रॉफिट निकाल दिया। अब नेट प्रॉफिट को ऐड करना आप कैपिटल में, तो आप लोगों को कैपिटल भी पता चल जाएगी कितनी लिखनी है। तो अल्टीमेटली अगर तो आपकी बैलेंस शीट लास्ट में मैच करेगी, इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने सारी की सारी एंट्री पोस्टिंग की हुई है, आपका कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, अगर आपकी लास्ट में फ्रेंड्स बैलेंस शीट ना मैच करे, फिर आप दोबारा से क्वेश्चन देखना, और अगर आप मान लो यहां पर कोई भी बैलेंसेस नहीं लेकर चल रहे, आप पहले नहीं लिख रहे, तो आपकी जो कटिंग होगी वो भी बच जाएगी। एक बार आपको इसके 2 मिनट तो एक्स्ट्रा लगेंगे आपके, 1 मिनट या 2 मिनट, क्योंकि वैसे तो आपने साथ साथ कर देना, पर क्योंकि पहले आप रफ पे लिखोगे, फिर उसके बाद आप इसको अपनी शीट पे लिखोगे बैलेंस को, तो ये 1 मिनट आप एक्स्ट्रा लगा लेना, बजाय कि बाद में आप कटिंग करो पेपर के ऊपर। तो चलो फिर आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको कोई भी डाउट है, मेरे को सेल्फ स्टडी ग्रुप @yahoo.com पे मेल कर देना, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो बाकी हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।